ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आज हमारा गन्ने की पाठशाला फोन इन कार्यक्रम है और ये प्रायोजित कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, गन्ने की पाठशाला की बात चल रही है। गन्ना ऐसी फसल है जो अगर सही किस्म और सही बीज से नहीं बोई जाए तो खेत सोना उगलने की बजाय कमजोर हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो हमारा जो काम है कि हम सबसे पहले सही बीज का चयन करें जिससे कि जो हमारी फसल है वो सोना उगले। बिल्कुल सही कहा शीतल बहन। आज हम बात करेंगे दो सबसे जरूरी चीजों की। एक तो है गन्ने की उन्नत किस्में और दूसरा बीज उपचार, जो अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है गन्ने की उन्नत किस्में एवं बीज उपचार। और हमारे साथ जो आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक। आप वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। और दूसरे जो हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया। आप मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली में। तो श्रोताओं, ये विषय हमारा गन्ने की उन्नत किस्में एवं बीज उपचार। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया कि आज का विषय है गन्ने के उन्नत किस्में एवं बीज उपचार, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक, जो कि प्रसार अधिकारी हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली में। दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर तेवतिया जी, डॉक्टर पाठक जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तब तक आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि बीज, और बीज के लिए उन्हें चुनाव करना होता है किस्मों का। तो अगर उन्नत किस्में लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उनको अच्छी उपज मिलेगी, बीमारी रहित मिलेगी, और जो हमारे मील हैं या गन्ने से जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो अच्छे किस्म के होंगे और मील को अच्छा गन्ना मिलेगा और उससे अच्छी चीनी प्राप्त होगी। तो डॉक्टर पाठक जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि गन्ने की जो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं? जी बिल्कुल। गन्ने की फसल हो या अन्य कोई भी फसल हो, सबसे प्रमुख बात जो होती है किस्मों का चयन। और किस्मों के चयन से पहले हमको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लिए, जिस खेत के लिए हम किस्मों का चुनाव करने जा रहे हैं, क्या वो हमारा खेत ऊंची भूमि पे है, अपलैंड पे है, या वहां पे पानी लगता है, या वो थोड़ा ऊसर टाइप की है जिसका पीएच हाई है, या अम्लीय भूमि है। इस बात को ध्यान में रख के ही गन्ने की किस्मों का चयन करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसी किस्मों का चयन कर लेते हैं जहां पे लो लैंड है, वहां पे पानी लगता है और वहां पे उस वैरायटी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देती है। तो मैं बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि जो शोध संस्थान है वहां से हर तरह की किस्में विकसित की जाती हैं, चाहे लो लैंड के लिए हो, चाहे अपलैंड के लिए हो, चाहे ऊसर भूमि के लिए हो, चाहे एसिडिक सॉइल के लिए हो, हर तरह के लिए किस्में विकसित की जाती हैं। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें कि जिस खेत में किसान भाई बुआई करने जा रहे हैं वो खेत किस तरीके का है। अब बात आती है कि किन किस्मों का किसान भाई चयन करें। जी, अगर बात करते हैं तो गन्ने की किस्मों की मुख्यतः दो किस्में हैं, एक अगेती किस्म और दूसरी मध्य देर से पकने वाली किस्में। अगेती किस्मों में
यह है कि ये 10 महीने में पक करके तैयार हो जाती हैं। तो अगेती किस्मों के चयन के लिए जो इस समय पिछले 2-3 सालों की बात करें, जो गन्ने की नवीन किस्में विकसित हुई हैं और पुरानी किस्म जो हमारी सबसे लोकप्रिय रही है को 0238, जो लाल सड़न रोग से प्रभावित हो गई है, तो उसके जगह पे अगर बात करें कि किन किन किस्मों की बुआई किसान भाई अगेती में कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहली किस्म अभी जो 2024 में रिलीज हुई है, कोसा 18231 गन्ने की किस्म है। इस किस्म की विशेषता यह है कि ये तीव्र बढ़ने वाली गन्ने की किस्म है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें लॉजिंग टेंडेंसी नहीं है, ये गन्ना गिरता नहीं है, गन्ने की मोटाई अच्छी है, और गन्ने का अगोला जो होता है वो लास्ट तक हरा रहता है। कई किस्में ऐसी होती हैं जो 10 महीने तक जाते जाते उसमें ऊपर का अगोला उसका सूख जाता है, तो इसमें अगोला लास्ट तक हरा रहता है और लंबी बड़ा बहुत तीव्र बढ़वारी है। और उपज की अगर बात करें तो इस सामान्य तौर से 1200-1300 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार इसकी सामान्य परिस्थिति में आती है। अगर किसान भाई थोड़ा और इसको देख रेख कर दें तो 1500-1600 कुंटल कोसा 18231 से किसान भाई इसकी उपज ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस पर और भी बात करेंगे। एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? अशोक कुमार से बात कर रहे हैं। जी अशोक जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि बुलंदशहर क्षेत्र के लिए गन्ने की नई वैरायटी गन्ने की, हाँ, मार्च के प्रथम सप्ताह में बोली, मार्च के पहले हफ्ते में आप बोना चाहते हैं, तो उसके लिए नई किस्में जानना चाहते हैं। मार्च के प्रथम सप्ताह में गन्ने की बुआई अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैं अभी बता रहा था, एक तो कोसा 18231 की बुआई कर सकते हैं, कोसा 13235 की बुआई आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि कोसा 13235 अगर आप शरद काल में बुआई करते हैं तो उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती है। तो 13235, कोसा 18231, कोलक 14201 वैरायटी जो है उसकी भी बुआई आप कर सकते हैं। अगेती में एक वैरायटी है कोलक 16202, उसकी बुआई आप कर सकते हैं। बसंत काल के लिए एक अगेती किस्म है को 15023, उसकी आप बुआई कर सकते हैं। तो ये 4-5 जो अगेती किस्में हमने आपको बताया, इनकी बुआई आप मार्च में करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सामान्य किस्मों की अगर बात करें तो सामान्य किस्मों में आप कोसा 16233 की बुआई कर सकते हैं, कोसा 14233 की बुआई कर सकते हैं। इन किस्मों की बुआई करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी डॉक्टर, फोन करने के लिए अशोक कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तेवतिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हम उन्नत किस्मों की बात कर रहे हैं और उत्पादन में उन्नत किस्मों का क्या योगदान है? देखिए शिवनंदन जी, जो जेनेटिक पोटेंशियल होता है जी, उसका पैदावार में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मैं कहूँ तो लगभग 70% जितनी यील्ड होती है, 70% यील्ड में उसके जेनेटिक पोटेंशियल का योगदान होता है। जो बाकी बची 30%, उसमें हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं जी, वो उसकी पैदावार को बढ़ाती हैं। तो अगर देखिए, बीज जैसा बोओगे वैसा पाओगे जी, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो बीज के चयन में अगर आपने चूक कर दी, गन्ना 2 साल तो कम से कम किसान लेता है, तो 2 साल के लिए समझो कि किसान परेशान रहेगा उस खेत से और पैदावार अच्छी नहीं ले पाएंगे। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी खेत की कैटेगरी सुनिश्चित करें कि आपकी कैटेगरी अपलैंड है या लोलैंड है, ऊसर है या आम्लीय है, उसके हिसाब से आप उसके लिए वैरायटी का चयन करें। अगर आपने ये पहला स्टेप वैरायटी चयन का आपने सही से आपने पूरा कर लिया, तो आप 2 साल तक आप चैन से अपनी प्रैक्टिसेस को मैनेज करके उनको सुधार के आप अच्छी उपज ले सकते। बिल्कुल सही जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो बाबू को नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर सितारे बिहार का वैशाली जिले से। जी डॉक्टर सितारे, कहाँ से? बिहार का वैशाली जिला है। क्या सवाल करना चाहेंगे? आलू खरीदने के लिए गन्ने की खेती करना चाहता हूँ। आलू के साथ साथ गन्ने की खेती करना चाह रहे हैं? नहीं, आलू की खुदाई के बाद बहुत अच्छी बात है। और आलू की खुदाई के बाद आप गन्ने की खेती करना चाहते हैं, और अगर आपने आलू अर्ली बो दिया होगा तो ये आलू की खुदाई का समय भी आ गया है। तो ये खुदाई करके आप 15 फरवरी के बाद गन्ने की बुआई कर सकते हैं। और आलू के खेत में
ऐसा देखा गया है कि जो गन्ने आप लगाते हैं तो गन्ने की पैदावार और बढ़ जाती है। अगर इंटरक्रॉप में करते हैं तो गन्ने की पैदावार और बढ़ जाती है, और आलू के बाद भी करते हैं तो भी उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी आपकी सोच है। तो आप इसकी खुदाई करके और 15 फरवरी के बाद आप गन्ने की बुआई कर दें। बुआई के लिए जो किस्में हमने आपको बताया है ये किस्में, और प्लस विशेष रूप से आपके क्षेत्र के लिए जो स्वीकृत किस्म है जहां से आप बोल रहे हैं उन किस्मों का ही चयन करें, और उन किस्मों के चयन के बाद ये देख लें कि अपलैंड में है या लोलैंड में है। ये बड़ा अच्छा सुझाव है कि आप आलू की खुदाई की बात कर रहे हैं। इसमें आपको आलू की तो जो पैदावार मिलेगी, गन्ने की भी पैदावार जो आप लेते हैं उससे 8 से 10% और बढ़ जाएगी। वैरायटी की बात करें तो जो उस क्षेत्र के लिए जो मैंने बताया आपको कि नई गन्ने की किस्में हैं, ये अभी 4-5 किस्में कोसा 18-231 की बात करें, और 15-023 है बसंत काल में बुआई के लिए, और 13-235 है। इन किस्मों की बुआई करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि बुआई करते समय आप बीज का जो चयन करें उस बीज की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जमाव का बहुत अहम रोल होता है गन्ने की पैदावार में या किसी भी फसल की पैदावार में। सामान्य रूप से हम जमाव 35-40%, 50% ही ले पाते हैं। तो आप बीज के चयन ऐसा करें कि जो कम अवधि का हो, जिसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो, चीनी की मात्रा कम हो, नमी की मात्रा अधिक हो, अर्थात कम अवधि की फसल हो। अगर कम अवधि की नहीं है तो गन्ने के ऊपरी 1/3 हिस्से का आप चयन करें, जिससे आप 70% 75% का जमाव ले लें तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई इस समय सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और आज का विषय है गन्ने की उन्नत किस्में और बीज उपचार। विशेषज्ञ हैं हमारे डॉक्टर एस.के. पाठक, जो कि प्रसार अधिकारी हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि गन्ने की जो बिजाई किसान भाई करते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, कि जब हमारे किसान भाई चयन करें तो उनकी विशेषताओं पर ध्यान रखकर ही चयन करें कि कौन सी किस्म की क्या खूबी है, कितना उत्पादन देगी, उसमें कौन सी बीमारी नहीं लगती है। जी बिल्कुल। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कोसा 18-231 की ये क्या विशेषता है। ये हर एंगल से ये वैरायटी बहुत अच्छी है। किसान की एक समस्या और भी होती है कि गन्ना जब लंबाई में बढ़ जाता है, हाइट उसकी अधिक हो जाती है, तो गन्ना गिरने लगता है। तो ये इस वैरायटी की एक और विशेषता है कि ये गन्ना गिरता नहीं है। तो वो भी उसके लिए भी, क्योंकि गन्ना गिर जाता है तो कई तरह के नुकसान होने लगते हैं। गन्ने की आंखों में जमा हो जाता है, गन्ने में वजन में कमी आने लगती है। उन सब चीज़ों से बचाव के लिए ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चूंकि नई गन्ने की किस्म है और किसान होता क्या है कि कहीं से भी ऐसी जगह से बीज ले आता है, बुआई के बाद जब 11-12 महीने का गन्ना होता है तब पता चलता कि ये तो जो वैरायटी हम लेके आए थे वो वैरायटी है नहीं। पहचान में मैं बता दूं कोसा 18-231 की, कि गन्ने की जो बड होती है, गन्ने की आंख होती है, वो त्रिभुज के आकार की होती है, ट्रायंगुलर होती है, और गन्ने की आंख के ऊपर एक गहरी नाली होती है जिसको कुडमल प्रसीता कहते हैं। ये चीज आप देख करके आप पहचान सकते हैं। और गन्ने का तना जो होता है वो सफेदी, काला और सफेदी लिए हुए होता है, गोला का बेलनाकार गन्ना होता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दूसरी वैरायटी जो है आप बसंत काल में बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, वो है कोसा 13-235। 13-235 भी अच्छी चीनी परता देने वाली वैरायटी है, और ये शरद काल की तुलना में बसंत काल में अच्छी पैदावार देती है। एक चीज मैं यहाँ पे किसान भाइयों को और बताना चाहूंगा कि जो छोटी पोरी की वैरायटियां हैं, जैसे कोलक 14-201 है, इसकी बुआई, इनको पैदावार अच्छी अगर लेनी है तो इनको हमको समय अधिक चाहिए, तो इनको हमें शरद काल में बोना चाहिए, जो छोटी पोरी की वैरायटियां हैं। और जो बड़ी पोरी की वैरायटियां होती हैं उनको बसंत काल में आप बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें कोसा 13-235 है। इसकी पहचान ये है कि ये हाई शुगर वैरायटी है और इसमें पैदावार भी इसकी अच्छी है। अभी जो पिछले वर्ष पुरस्कार उत्तर प्रदेश में किसान को मिला है वो 2635 कुंटल पे 13-235 का पुरस्कार मिला है। तो इतना इसमें स्कोप है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पोटेंशियल जेनेटिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो इस वैरायटी में इतना पोटेंशियल है कि हम बेहतर प्रबंधन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि कभी कभी किसान भाई बीज लेके आते हैं, वो उस किस्म का नहीं निकलता है। किसान भाई ज्यादातर बीज लेते हैं या तो
गन्ना अनुसंधान संस्थानों से लेते हैं जी। या फिर जो हमारे चीनी मिल हैं वो सप्लाई करते हैं जी। तो बताइए जी, इस पे क्या आपका विचार है कि गन्ने किसान भाई जो बीज लेते हैं उन्हें गलत कैसे मिल जाता है? नहीं, शोध संस्थान से अगर लेते हैं और चीनी मिल से लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं जी। है। कुछ ऐसी जगहों से अनधिकृत जगह से ले लेते हैं जी। तो त्योतिया जी बताइए। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं जी कि देखिए गन्ना विभाग में तो एक्सपर्टीज होती है, वो पहचानते हैं वैरायटी को जी और वो पहले अपना आदमी भेजते हैं जहां से बीज लेना होता है और वो वैरायटी को पहचान कर ही लेते हैं। और हमारे भी जो गन्ना अध्यक्ष हैं वो उसमें खेत में अगर 2 वैरायटी है उनको भी पहचान लेते हैं। जी दूसरी कृषि अनुसंधान संस्थान है, उनमें तो कोई सवाल ही नहीं है मिक्स वैरायटी मिलने का। जी जो भी किसानों के साथ धोखा होता है वो होता है आपस में, किसान से किसान जब लेता है जी जी तो किसान क्या करता है कि वो कहता है कि मेरे खेत में ये वैरायटी है, उसमें बीच में कुछ मिक्स वैरायटी भी कुछ और खूड होते हैं, या जाने में या अनजाने में। मैं ये नहीं कहता कि भाई किसान आप जान के देगा, उससे गलती भी हो जाती है। तो एक जो खेत में है वो दूसरी वैरायटी का बीज भी आ जाता है। तो और किसान देखो पहचान नहीं सकता वैरायटी, हाँ उसको विश्वास पे लेता है वो कि उसने दूसरे किसान ने कह दिया कि भाई ये वैरायटी है, उसी को कह के लेके और उसी को बो देता है और कभी कभी उसके साथ में धोखा हो जाता है। तो हम किसान भाइयों से ये निवेदन करेंगे, देखिए जो भी गन्ना उगाते हैं वो किसान वो शुगर मिल से कनेक्टेड रहते हैं जी ज्यादातर। हाँ, तो किसान अगर किसान मिल के लोगों को बीच में रख के और उनसे वैरायटी की पहचान करा के उनसे अगर लेंगे तो कम से कम उनसे ये तो कह सकते हैं कि भाई आपने अगर कभी ऐसा निकलता भी है तो एक जिम्मेदारी तय कर सकते हैं उनकी, भाई हमने आपको विश्वास करके लिया, आपने ये गलत गन्ना दिया, तो उसका जो है एक वो रहता है। तो इसलिए या तो संस्थानों से लें और या फिर शुगर मिल के माध्यम से किसान भाई बीज खरीदें तो उनको ऐसा धोखा नहीं होगा। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार जी। मैं बोल रहा जी नरेश चंद सैनी, ग्राम नंदपुर, जिला सहारनपुर, यूपी से जी। जी सैनी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, वो गन्ना 238 है जी, इसमें कितने पौधे उस पर निकल जाए जी, आँख के ऊपर जी, ये क्या बीमारी है जी, या गन्ना शोधित करके बोया जाए या भाग जाएगी जी, या क्या इसका इलाज किया जाए जी? सैनी जी 0238 जो आप बता रहे हैं, अब इस वैरायटी में लाल सड़न बीमारी आ चुकी है और इसका काफी बेहद स्तर पे प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और इस वैरायटी को बोने से हम लोग थोड़ा सा रोक भी रहे हैं, विभाग भी रोक रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है कि इसकी वैरायटी इस किस्म की बुआई ना करें, क्योंकि इसमें लाल सड़न रोग बहुत बेहद स्तर पे आ गया है। और इसी वजह से ये अन्य जो किस्में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो नई किस्में हैं जो लाल सड़न रोग के प्रति रोगरोधी हैं, उन किस्मों की आप बुआई करें। इन किस्मों की 0238 की बुआई ना करें। अगर आपके खेत में ये बीमारी लग गई है तो मेरा इससे में आपसे ये अनुरोध है कि इसको अगर कहीं एक आध पौधे में है तो आप उसको उखाड़ के नष्ट कर दें। और अभी चूंकि सप्लाई का समय है तो सप्लाई करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित है तो आप सप्लाई भी ना करें, क्योंकि वो गन्ना जब चीनी मिल में जाता है तो और भी स्वच्छ गन्ने को भी प्रदूषित करता है। तो इस वजह से आप आगे एक तो जिस खेत में ये बीमारी आ गई है उसको खत्म करने के बाद आप उसमें कम से कम 6 महीने तक गन्ने की बुआई मत करिएगा, किसी अन्य फसल की बुआई करिएगा, फसल चक्र अपनाइएगा, क्योंकि इसका जो फंगस होता है वो बिना होस्ट के भी, बिना गन्ने के भी 6 महीने तक ये सक्रिय अवस्था में रहता है। तो दूसरी फसल बोएं और 0238 की बुआई आप ना करें। जिन किस्मों की हमने चर्चा किया है आपको, आपके क्षेत्र के सभी स्वीकृत वैरायटियां हैं, चाहे वो 13235 हो, 13235 आपके जिले में काफ़ी बढ़ रही है, और 15023 है या कोसा 18231 है। इन किस्मों की कोलक 14201 है, कोलक 16202 है। इन किस्मों की बुआई आप करें जो अच्छी पैदावार देने वाली हैं। हेलो सैनी जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि आप नई किस्मों को बोएं, पुरानी किस्मों को अब क्योंकि उसमें बीमारी लगने लगी है, उससे उत्पादन भी आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल पा रहा है, तो नई किस्मों का चयन करें। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है डॉक्टर साहब इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर साहब, जो उन्नत किस्में हमारे किसान भाई चयन करते हैं और जो उन्नत किस्मों की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो
जो हमारे किसान भाई मान लीजिए शरदकालीन लगाते हैं जी और कुछ बसंतकालीन इस समय आगे लगाई जाएंगी, जी। तो उनको चयन करने में क्या सावधानी रखें? जैसा कि अभी हमने बताया कि बसंत काल में और शरद काल में जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने को पर्याप्त समय मिल जाता है जी। और वहीं पे जब बसंत काल में हम बुआई करते हैं तो शरद काल की तुलना में हमारे पास कम समय मिलता है। तो इस हिसाब से वैरायटियों का चयन करें कि जो छोटी पोरी की वैरायटियां हैं उनको आप शरद काल में बुआई करें तो उनसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कई बार किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है कि साहब ये 14-201 हमारे यहाँ बढ़वार नहीं ले रहा है, तो आप 14-201 की जब भी आप बुआई करें तो आप इस समय बुआई कर सकते हैं, शरद काल में बुआई कर सकते हैं। 18-231 की बुआई भी आप शरद काल में कर सकते हैं, इसको दोनों समय में कर सकते हैं, शरद काल और बसंत काल में दोनों समय बुआई कर सकते हैं। अगर को 15-023 की बात करें तो इसको आप केवल बसंत काल में लगाएं और बसंत काल में भी थोड़ा सा लेट करके अगर लगाते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, ये 10 महीने में ही पक करके वो तैयार हो जाती है। तो 15-023 को जब आपको लगाना हो तो आप इस समय लगाएं, बसंत काल में लगाएं और उसमें भी लेट करके लगाएं। 13-235 की बुआई आप शरद काल की तुलना में बसंत काल में अगर लगाते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 13-235 में आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि मानसून काल में जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो मानसून काल होता है, इसमें आप 13-235 में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग ना करें। उसके पहले ही जो आपको यूरिया की डोज देनी है, जो नाइट्रोजन की सारी डोज देनी है। हालांकि मानसून काल में किसी भी किस्म में ऊपर से टॉप ड्रेसिंग देने की संस्तुति नहीं है, लेकिन 13-235 में क्या है, इसकी जो बड होती है, इसकी आंख होती है, वो उभरी हुई होती है, कछुए की पीठ की तरह होती है, सेंसिटिव होती है। जब हम मानसून काल में इसमें ऊपर से टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें जमाव होने लगता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे उत्पादन को प्रभावित करता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख के किसान भाई करें, तो चयन करें तो पैदावार अच्छी मिल सकती है। इसके जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। तो बहुत दूर लगू जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं हरिचंद शर्मा, ग्राम कैली, तहसील सरदना, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ जी। जी शर्मा जी, क्या सवाल आपका? सवाल मेरे दो हैं जी। एक तो ये है जो बसंतकालीन गन्ना बुआई है जी, इसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है अच्छी पैदावार लेने के लिए? ठीक और है। दूसरा साथ साथ ये भी है, 1 एकड़ में के हिसाब से बताएं कि उसमें क्या क्या दवाई बोते समय और कितना खाद वगैरह डालें। जी एक बात। डॉक्टर जी बिल्कुल, डॉक्टर तेवतिया जी आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है। देखिए, पहले आपने तो ना आपके दोनों सवालों में आपने पूरे गन्ने की फसल पूछ ली कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिए। हमारी जो थंब रूल है 9T का हम इस्तेमाल करते हैं गन्ने में। 9T, सबसे पहली टी है टिल्थ अप टू 2 फीट, आपको गहरी जुताई करनी है। अच्छा जी। दूसरी है टॉप वैरायटी ऑफ द एरिया, जो भी आपकी भूमि के और आपके क्षेत्र के अनुसार जो टॉप की वैरायटी है आपको वो लेनी है। तीसरी है टॉप पोर्शन ऑफ द वैरायटी, अगर आप वैरायटी का भी ऊपर का पोर्शन 1/3 यूज कर सकें तो उसमें 90% आपका अंकुरन होगा, अदरवाइज 50% होगा, 50%। तो उसमें जो पॉपुलेशन होती है वो रखना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल। सीड ट्रीटमेंट के समय वो जो आप सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे, जब बुआई के लिए वो करेंगे ना मिट्टी तैयार, जुताई के समय खाद में मिलाकर ट्राइकोडर्मा डालिए उसमें। वो तो जब डाली जाएगी जी बोने से पहले? हाँ, बोने से पहले जब मिट्टी के हल चलाओगे ना उसी समय उसमें बखेर दो, उसमें खाद में मिला के, ठीक है, सारे में मिल जाएगी वो। अच्छा जी। उसके बाद में जो बीज का ट्रीटमेंट करोगे आप, बीज का ट्रीटमेंट एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड से कीजिए। थायोफिनेट मिथाइल, 5वीं टी आ गई है, थायोफिनेट मिथाइल, मतलब ये फंजीसाइड है। इससे अगर आप सीड ट्रीटमेंट करोगे तो ये आपकी जो रेड रॉट, शुगर केन या और जो बीमारी है उनको रोकेगी। और एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए आप, इमीडिया क्लोरोपिड का, तो वो उसमें आपके इंसेक्ट से भी रोकेगी जब तक गन्ना छोटा रहेगा। कृपया इस दवाई का दोबारा नाम रिपीट करें। हाँ, थायोफिनेट मिथाइल है जो फंजीसाइड है। अच्छा जी। और इमीडा क्लोप्रिड है जो इंसेक्टिसाइड है। अच्छा जी। और ट्राइकोडर्मा पहले डालना जुताई के समय जब मिट्टी तैयार करते हो। अच्छा जी। ट्रेंच मेथड से आपको बुआई करनी है। अगली टी आ गई ट्रेंच मेथड। गहरी बुआई करने से, ट्रेंच मेथड से आपका गन्ना गिरता नहीं है,
आप टिलरिंग अगर अच्छी लेना चाहते हैं तो कभी भी पेंडे पे जो उसका टुकड़ा है उस पे मिट्टी ज्यादा ना चढ़ाएं। अगर ज्यादा चढ़ाएंगे तो आपको उसमें ब्यात नहीं मिलेगा। उसमें कभी भी 1 इंच से ज्यादा मिट्टी आपके पेंडे पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। उसके अभी शायद एक क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब, और ऐसा है कि इस सवाल का जवाब आगे भी दिया जाएगा। और डॉक्टर साहब, हमारे काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन भी आए हैं, काफ़ी आपने चर्चा भी की है, और जो हमारी अगेती किस्में हैं उन पर भी बातचीत हुई है। लेकिन एक बीच में हमारे किसान भाई का फ़ोन आ रहा था, उसने जो बसंतकालीन बिजाई करते समय किसान भाइयों को क्या सावधानियां रखी जाए उसके बारे में डॉक्टर तेवतिया जी आप बता रहे थे। क्योंकि बीच में समाचारों का समय था, इसकी वजह से बीच में हमें रोकना पड़ा। तो आपने उसको गहरी बिजाई की भी बात कर ली थी, उसके साथ साथ जो गन्ने में दूरी रखी जाए उस पर भी बात करी थी। वो मैंने बात कर ली थी। मैं ट्रेंच मेथड पे था जी। ट्रेंच मेथड के बाद में आती है अगली टी हमारी के टाइमली सोइंग। जी। टाइम का बहुत महत्व होता है कि अगर टाइमली सोइंग होगी तो उसमें आपका अंकुरन अच्छा होगा और आपको बढ़वार के लिए अच्छा समय मिलेगा। कहने का मतलब अगर देर से बिजाई करेंगे तो उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। अगली टी आती है हमारी टीआरपी मैनेजमेंट। जी। टीआरपी होती है टॉप बोरर, टी से पहले से जी। और आर होता है रेड रोट ऑफ शुगर केन जी। और पी है पोका बोइंग। ये इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। और आखिरी टी होती है हमारी के जो है जो वाटर मैनेजमेंट है वो आपको सही रखना चाहिए। जी। तो क्योंकि जो फर्टिलाइजर वगैरह जो आपके होते हैं वो उससे इरिगेशन का बहुत अच्छा वो रहता है, बिल्कुल कोरिलेशन। तो आपको अच्छे से वाटर मैनेजमेंट करना है। जी। डॉक्टर पाठक जी, जो हमारे किसान भाई थे उनका दूसरा सवाल था कि 1 एकड़ में किसान भाई जो दवाई हैं, उपचार हैं, कितना उसका किस तरीके से। जी, बहुत अच्छा सवाल किसान भाई का था। उनका ये था कि 1 एकड़ में हमको बताइए, और वो भी उर्वरक के रूप में बताइए जी कि हम कितना यूज कर सकें। सामान्य तौर पे हम बता देते हैं कि इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटास लगता है। लेकिन बाजार में जब किसान जाता है तो उसको नाइट्रोजन के लिए यूरिया मिलती है और फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी मिलती है या एनपीके मिलता है, और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास। तो मैं किसान भाइयों को 1 एकड़ के लिए जो उर्वरक के रूप में मात्रा में बताना चाहता हूं। 1 एकड़ में गन्ने की बुआई के समय आप 1 बोरी यूरिया, 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये आप बुआई के समय प्रयोग करेंगे। और यूरिया की जो 2 बार टॉप ड्रेसिंग करेंगे, वो जून के पहले 1-1 बोरी यूरिया 2 बार में आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे, वो भी जून के पहले। तो ये 1 एकड़ के लिए कोशिश आप किसान भाई की ये होनी चाहिए कि अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट से फास्फोरस की पूर्ति करते हैं तो उसमें 2 तत्व और मिल जाते हैं, कैल्शियम और सल्फर। तो ये ऑटोमेटिक आपके पूर्ति हो जाती है। दूसरी चीज एक विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंक सल्फेट को कभी भी फास्फेटिक उर्वरकों के साथ मिला करके प्रयोग ना करें। तो या तो जिंक को पहले प्रयोग कर लें या फिर बाद में प्रयोग करें। इस तरीके से अगर उर्वरक प्रबंधन करते हैं किसान भाई तो निश्चित रूप से उत्पादन अधिक होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि 40 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद 1 एकड़ में या फिर 20 कुंटल प्रेसमट या 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों में से कोई एक चीज अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो आप खेत में जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थों की जो का परसेंटेज है वो अधिक रहेगा और जिससे आपका उत्पादन अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे जो हरिश्चंद्र शर्मा जी थे उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दूसरे किसान भाई एक फोन लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो लाल जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी। जिला हापुड़ करते थे, नए बात घनश्याम बोल रहा हूँ। जी घनश्याम जी। आज सब आकाश पानी को, डांट साहब को, सबको राम राम। राम राम जी, राम राम जी। क्या सवाल है आपका? थोड़ा सा मैंने कोई 2 बीघे जमीन है और मैं खाद डाल रखा, मैं देसी गोबर का, और मैं जोत के तैयार कर रखी है जमीन। ठीक है। तो उसमें जो गन्ना बोने की सोच चल रही है और इसके 15 मार्च में समझो। मार्च में बिजाई करना चाह रहे हो? हाँ। जब खेत तैयार है तो मार्च तक क्यों? जी
मेरा भी यही कहना है जी। कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई का जो सबसे उपयुक्त समय होता है 15 फरवरी से लेकर के 30 मार्च। अगर आपका खेत खाली है, आप उसमें गोबर की खाद डाल चुके हैं, तो उचित नमी की दशा में आप 15 फरवरी के आसपास बुआई कर दीजिए। अच्छा जी। और बीज का चयन अवश्य करिएगा। बीज आप जो अगेती किस्में हैं उनकी बुआई आप करें। अगर आपके पास अच्छा समय है, सिंगल बर्ड नर्सरी से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बुआई भी करें तो बीज की जो गुणवत्ता है, आप अगर 12 महीने 13 महीने की फसल के बजाय अगर 10 महीने की फसल से लेते हैं तो वो अच्छा जमाव उसका होगा। नहीं तो ऊपरी अभी चीनी मिलें चल रही हैं, ऊपर का 1/3 हिस्सा लेकर के आप बुआई कर दें तो भी उसका अच्छा जमा होगा। और मैं आपको सलाह देना चाहूँ, क्योंकि आपका खेत खाली है, तो आप समय से गन्ने की बुआई करके और गन्ने की 2 लाइनों के बीच में मूंग की अंतर फसली ले सकते हैं। IPM 410-3 ये हमारे कानपुर की वैरायटी है। बहुत ही अच्छी वैरायटी, मूंग की अच्छी वैरायटी है। बहुत ज्यादा इसकी हाइट भी नहीं होती है, बहुत कम हाइट में ही, और अच्छी पैदावार आपको 1 हेक्टेयर में 15-16 कुंटल गन्ने के साथ मूंग आपको मिल जाएगी। तो आपको मैं सुझाव दूंगा कि गन्ना की बुआई करके आप मूंग की अंतर फसली बुआई कर दें तो आपको 60-65 दिन में मूंग मिल जाएगी आपको। नहीं डॉक्टर साहब कहने को, हाँ, ये मूंग का बीज के लिए कहाँ से ले मैं? मूंग का बीज ये कानपुर में जो दलहन संस्थान है, एक तो वहां से मिलता है, और लेकिन वो बाजार में भी उपलब्ध होता है। आप दुकान पे वैरायटी नोट कर लीजिए, IPM 410-3 ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और हम अपने रिसर्च फार्म पे भी हर साल इंटर क्रॉपिंग में इसको लगाते हैं और बहुत अच्छी पैदावार होती है। कोई बीमारी नहीं है और कोई रोग नहीं है। 60 से 65 दिन में आपको मूंग तैयार हो जाती है। ठीक है घनश्याम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपने काफी अगेती किस्में जो गन्ने की बिजाई होती है उनकी जिक्र कर लिया, लेकिन कुछ समय की किस्में हैं और कुछ जो देर से हमारे किसान भाई बिजाई करते हैं, तो उन किस्मों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। बिल्कुल, किसान भाइयों को एक संतुलन बना के चलना चाहिए। अगेती किस्म के साथ साथ सामान्य किस्में भी अगर आप लगाते हैं तो जो वेराइटल बैलेंस है वो हमारा मेंटेन रहेगा। और किसी एक किस्म में अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई रोग कीट आ जाता है, तो उससे ये भी संभावना रहती है कि हमारा कम से कम नुकसान हो। और साल मतलब चीनी मिल को शुरू से लेकर के लास्ट तक गन्ना मिलता रहता है। तो जो हमारी मध्य देर से पकने वाली किस्में हैं उनको अगर आप लगाते हैं तो लेट में उसमें रिकवरी आती है और लेट तक हमारी चीनी मिलें चलेंगी। उसमें जो प्रमुख किस्में हैं अगर बात करें तो कोसा 16-233 अभी नवीन गन्ने की किस्म है। आप किसान भाई इसको बुआई कर सकते हैं। मध्यम मोटाई का गन्ना है और इसका अगोला भी हरा रहता है। इसकी पेड़ी की भी क्षमता जो है, रैटून का उत्पादन भी इसका अच्छा होता है, पेड़ी उत्पादन की क्षमता अच्छी है। दूसरी एक और बहुत अच्छी गन्ने की किस्म है, जल्दी ही निकली है, कोसा 14-233। इसका भी बहुत ही अच्छा इसका जमाव है। और टिलरिंग अगर आप कोई किसान भाई इसको अगर शरद काल में लगाए हों तो वो देखेंगे कि इस समय ही उसमें कल्ले बहुत पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं, जबकि अभी कल्ले निकलने का तो पर्याप्त समय अभी बचा ही है। तो ये भी गन्ना बहुत अच्छा है। गन्ने की हाइट भी बहुत अच्छी होती है कोसा 14-233 की। तो सामान्य में ये किस्म भी लगा करके किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो जल प्लावित क्षेत्र हैं, जिनके यहाँ 2 से 2.5 फीट तक 2 महीने 2.5 महीने पानी अगर भरा रहता है, तो उन क्षेत्रों के लिए किसान भाई अगर गन्ना बोना चाहते हैं तो वहां पे भी बुआई करके आप कोसा 10-239 की बुआई कर सकते हैं। कोसा 082-79 की बुआई कर सकते हैं। अगेती की बात करें तो कोसा 13-231 की बुआई कर सकते हैं। ये पतला गन्ना है, लेकिन अगर 2.5-3 फीट पानी लगा रहता है, 3 महीने तक पानी लगा रहता है, तो उसमें भी ये गन्ना अच्छी पैदावार देके जाता है। जी डॉक्टर साहब, बात और भी करेंगे, किसान भाई का फोन ले लें। जी हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं नट्ठू सिंह सैनी जी, गांव हसनपुर लोहारी, जिला शामली। जी, क्या सवाल है आपका सैनी जी? मेरा सवाल है जी, हमने दिसंबर में ही शुरू में ही मुंडी काट दी थी और उसमें हमने बरसीम बोई। क्या काट दी थी? गन्ने की बरसीम बो रखी है जी हमने। अच्छा, बरसीम बो रखी आपने? हाँ जी। अब हम ये चाह रहे हैं कि फरवरी में उसे मिट्टी में ही मिला दें और फिर उसके बाद पलेवा करके गन्ना बोए, तो हम मतलब है कि कितना लाभ हमें उर्वरकों का फायदा मिल सकता है। ठीक है, अपना थोड़ा रेडियो सेट दूर कर लो, ठीक है? हाँ जी। आप बरसीम लगा करके आप उसको सोच रहे हैं उसी में मिट्टी में मिला दें और उसके बाद उसी में मिला देंगे जी। हाँ, फिर पलेवा करके हाँ, और फिर गन्ना बोए।
तो आप एक काम कर दीजिएगा कि जब आप पलेवा करिएगा तो उससे पहले उसमें आर्गेनो डीकम्पोजर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये आप डाल दीजिएगा। तो वो जो फसल अवशेष है वो और तेजी से सड़ जाएंगे और सड़ करके वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में आपकी फसल को मिलेंगे। ये अच्छी चीज है। और गन्ने की बुआई आप कर सकते हैं, बीज का चयन आप कर लीजिए। कोशिश ये करिएगा कि जो हमारी लाल सड़न रोग से ग्रसित किस्म है उसकी बुआई ना करें। जो मैंने, आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हो तो कई वैरायटी किस्मों की बात मैंने की है, तो आप उन किस्मों की बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ कुछ किस्मों का जिक्र भी कर सकते हैं आप। कोसा 18231 है, कोसा 13235, आपके शामली जिले में भी कोसा 13235 बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसकी बुआई आप कर सकते हैं। कोलक 16202 है और कोलक 14201, हालांकि 14201 शरद काल में अच्छी पैदावार देता है। तो ये 3-4 अगेती जो किस्में हैं इनकी आप बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं बसंत काल में। जी, फोन करने के लिए सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन ये पूछ रहे थे ये कि हमें खाद का कितना फायदा मिल सकता है, जी, मतलब खाद कितना कम डालें। तो ये सैनी जी ये बात बहुत अच्छा किया। मैंने भी अपने खेत में, मैं भी एक किसान हूँ और मैंने भी ऐसे ही बरसीम लेके और उसी में मिला दी थी और बहुत अच्छा। आप 20% यानी कि 1/5 भाग इसमें कम खाद की आपको जरूरत होगी। और एक बात ध्यान रखने, अच्छी तरह तैयार करें, नहीं बरसी में आपकी भर भर जमेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी मिलाया था इसी तरीके से। लेकिन बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत ज्यादा बायोमास होता है बरसीम का और गल भी बहुत आसानी से जाता है, ये कोई ज्यादा उसमें वो भी नहीं लगता और बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ने डिकम्पोजर भी बताया है कि उसके माध्यम से उसको गला भी सकते हैं, उसको भी डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। इंद्रजीत जी सर इंद्रजीत तेवतिया गाँव से। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है, जो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले जो प्रजाति बताई थी जी 1200-1300 क्विंटल प्रति एकड़ में और फिर 1700 तक पहुंच गए। हेक्टेयर में बताया था, एकड़ में नहीं, हेक्टेयर में। हेक्टेयर में, सॉरी। तो हमारी जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, यानी काला टाइप जी। तो उसमें इस वैरायटी को बोने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? और दूसरा सवाल ये है कि इसका जो अगोला है वो लास्ट तक हरा रहे, तो पशुओं को चारा भी मिलेगा बढ़िया। तो इसके लिए आप हमें क्या सुझाव करेंगे कि इसके प्रजाति को बोने के लिए बीज का किस प्रकार से शोधन करें? देखो इंद्रवीर जी, मैंने शोधन के बारे में आपको बताया था, अभी बता रहा था, मैं फिर बता देता हूँ। शोधन कोई भी वैरायटी हो, आप बिल्कुल ये कर लीजिए कि थायोफिनेट मिथाइल है एक फंजीसाइड, थायोफिनेट मिथाइल, ठीक है, और एक इंसेक्टिसाइड ले लो आप, इमिडाक्लोप्रिड ले लो। ये तो हो गए दोनों आपके ट्रीटमेंट के लिए। सीड को आप कम से कम आधे घंटे तक उसको डुबाएं, उसमें सिंगल बड़ काटेंगे और अच्छा होगा, दोनों तरफ से उसमें दवाई चली जाएगी। डबल काटेंगे उसको भी कर सकते हैं, डबल आंख का काटेंगे, लेकिन सबसे अच्छा सिंगल बड़ का माना जाता है क्योंकि सभी आंखों को ऊपर हम कर सकते हैं। दूसरा है कि आप मिट्टी का भी ट्रीटमेंट करिए जरूर, बीज का ट्रीटमेंट तो करिए, मिट्टी के ट्रीटमेंट के लिए उसमें ट्राइकोडर्मा जरूर डालिए। बिल्कुल। दूसरा आपकी काली मिट्टी है, सबसे बढ़िया है आप खाद डालें कूड़ी की गली सड़ी, और उसमें जो है वो डालने से उसमें थोड़ा भुरभुरापन आएगा और अच्छी आपकी जो है पैदावार उसमें होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप किस्म की बात कर रहे हैं कि अगर उसके गोले हरे रहते हैं तो वो अच्छी बात है कि चारे के लिए आपके पशुओं के लिए भी उपयुक्त रहते हैं। कोसा 18231 वो बताई थी डॉक्टर साहब ने। जी जी जी। तो उस वैरायटी को आप बोइए, बहुत अच्छी वैरायटी है वो। ठीक है तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ, जिला बागपत। राम जी। जी राम कुमार जी। राम साहब, राम। डॉक्टर साहब संजीव पाठक तक होल्ड करवाइयो। जी राम जी। राम डॉक्टर साहब, राम। हाँ, क्या सवाल है राम कुमार जी? हाँ जी, ये था कि डॉक्टर साहब ने 2 बात बताई कि जो छोटी पोरी हो तो शरदकालीन में बोवे। जी
जी और लंबी है तो वो बसंत में बोए है, जी और 82-72 है जी हमारी। हाँ। हम बाद में बोए थे, वो कम्फर्ट है, तो हमारे तो फायदे की बात कह दी, हम उसका सोच नहीं बोलिया करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ जो भी जानकारी देते हैं किसान भाइयों के फायदे के लिए ही देते हैं, इसीलिए डॉक्टर साहब को अब ये बताइए कि शाहजहानपुर कहाँ है और दिल्ली कहाँ आपको जानकारी देने के लिए आते हैं? हाँ जी, वो डॉक्टर साहब से एक बार उन्होंने दे दिया जी, बात उनसे ही करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, सुन रहा हूँ, हैं। बताइए। जी जी हाँ जी, वो सामान्य में 14,233, 16,233 का जिक्र कर दिया, और हमने 15,233 वो रखी जी। ये भी अच्छी है। ये आपकी जो 15,233 है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ही संस्तुत है। तो आप अच्छा जी। हाँ, ये 15,233 हमारे मुजफ्फरनगर केंद्र से वैरायटी रिलीज है, और ये भी बहुत हाँ अच्छी जी। है। तो इसको भी, हाँ, ये भी बहुत अच्छी वही वैरायटी। से लिया था, बहुत अच्छी जी। जी जी, इसकी भी आप बुआई कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। हाँ सर जी, इसी करके याद दिखाई थी, हमारी का नाम ही ना लिया डॉक्टर साहब ने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, वो बिल्कुल। दिमाग से उतर गया होगा, लेकिन है बहुत अच्छी वैरायटी 15,233। हाँ, अरे को मूंग की वैरायटी बताई थी जी, मैं मूंग भी बोनी, वो दोबारा बता दिया, वहाँ की कानपुर की जो बताई। IPM 410-3। हाँ ठीक है जी, मैं नोट कर लूंगा, मैं इसे बोऊंगा जी। हाँ, बोइएगा। बहुत, मेरा तो अनुभव पिछले 2 सालों का है लगातार। मैं गन्ने के साथ मूंग करता हूँ अपने रिसर्च फार्म पे भी, और 60 से 65 दिन में ये तैयार हो जाती है, और बहुत अच्छी पैदावार इसकी मिलती है। ठीक है सर जी, कुछ दिनों में आऊंगा मैं वही। अरे आइए, ठीक, आपका ठीक। स्वागत है। आइए। फोन करने के लिए राम कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बीज उपचार की, क्योंकि किसान भाई बिजाई करते हैं, उसके साथ साथ अच्छा बीज भी लेते हैं, और सही तरीके से खेत की तैयारी करी, बीज लिया, दवाई डाली, उर्वरक, लेकिन अगर जो उपचार है ट्रीटमेंट में उसमें सावधानी नहीं बरती तो किसी न किसी कारण से कहीं कोई बीमारी लग जाती है। तो क्या सावधानी रखें बीज उपचार करते समय? देखिए, बीज उपचार पे डॉक्टर तिवतिया जी ने काफी इस पे विस्तार से किसान भाइयों को बताया है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सामान्यतः जब हम लोग गांव में जाते हैं, देखते हैं, तो किसान भाई बीज का उपचार तो करते हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा गलत होता है। वो इस तरीके से कि वो क्या करते हैं कि 1 आंख के टुकड़े या 2 आंख के टुकड़े काट करके वो ढेर लगा देते हैं, और उसके ऊपर जो फंजीसाइड है हमारा, उसके ऊपर से डाल देते हैं। तो उस ट्रीटमेंट का कोई भी सार्थकता नहीं है, उस ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप 1 आंख के टुकड़े या 2 आंख के टुकड़े को घोल में डुबोएंगे नहीं, डुबोने का तात्पर्य होता है कि गन्ने के जो दोनों सिरे जो कटे होते हैं वो जब घोल में जाते हैं तो उन दोनों सिरे पे उस फंजीसाइड की या इंसेक्टिसाइड की एक परत बढ़ जाती है, जो हमारे कीट बीमारियों को रोकती है, जो जमीन के अंदर जो फंगस होते हैं या कीट होते हैं उनको प्रवेश करने से रोकता है। तो पहली चीज तो यह है कि हमको गन्ने के ऊपरी परत का उपचार नहीं करना, बल्कि हमको डुबो करके जो गन्ने का कटा वाला हिस्सा है वो पानी में डूबना चाहिए। उसको आप कम से कम 10 से 20 मिनट, 25 मिनट, अगर आधा घंटा डॉक्टर साहब ने बताया आप अगर कर सकते हैं तो आधा घंटा आप करें, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। तो सही मायने में ट्रीटमेंट वही है। दूसरी चीज क्या होती है कि व्यवहारिक तौर पर किसान भाई जहां पे गन्ने की बुआई करते हैं वहां पे जो ऐसे साधन नहीं होते हैं कि आप उतनी दूर पानी ले जाएं, वहां पे रखें और फिर बीज उपचार करें, और जो लेबर हमारी लगती है वो तुरंत बुआई के लिए लगती है, ठेके की लेबर होती है, तो बुआई में लगी चाहती है कि तुरंत उठा करके बुआई कर दें। तो हमें वही खेत में ही ऐसी बुआई करनी चाहिए, जहां पे बुआई करना है उसी खेत में ही 2 गड्ढे बना लेने चाहिए छोटे छोटे, उसमें पॉलीथीन रख दें और पानी भर दें, और दोनों में आप बीज उपचार करें। एक में लेबर आपकी ट्रीटमेंट बुआई करती रहेगी, तो आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जी डॉक्टर साहब, ये तो रही बीज उपचार की बात, लेकिन आप लोग किसी भी फसल की बिजाई से पूर्व मृदा उपचार का भी जिक्र करते हैं कि मृदा का उपचार भी बहुत जरूरी होता है। जी, तो मृदा उपचार के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि इस पे पहले भी चर्चा हुई कि बीज का उपचार तो आप इससे करिए जो डॉक्टर साहब ने बताया, थायोफिनेट मिथाइल से या कार्बेंडाजिम से, लेकिन मृदा का उपचार शुरू में आप ट्राइकोडर्मा से अवश्य कर लें। ट्राइकोडर्मा को अपनी खेती का अंग किसान भाई बना लें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के अंदर जो है वो फंगस है, और ये फंगस जब खेत में चला जाता है तो इस फंगस की ये विशेषता होती है कि ये अपने आगे किसी फंगस को बढ़ने नहीं देता है। तो गन्ने में अधिकतर जो बीमारियां होती हैं वो फंगस से ही होती हैं। अगर आपके खेत में ट्राइकोडर्मा है तो ये अन्य किसी फंगल डिजीज को बढ़ने से रोकता है, मृदा में संक्रमण को बढ़ाने से रोकता है। तो ट्राइकोडर्मा को 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके 24 से 48 घंटे अगर आप 20-25% नमी में रख देते हैं, और 48 घंटे बाद
खेत में जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप बिखेर देते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपने अपने मिट्टी का उपचार कर लिया है और बीमारियों से आपका खेत बचा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफी विस्तार से जानकारी दी किस तरीके से किसान भाई उन्नत किस्मों का चयन करें, किस तरीके से बीज उपचार करें, यहाँ तक कि मृदा उपचार करके ही अगर बिजाई करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों के गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर एस.के. पाठक जी, डॉक्टर U.S. तेवतिया जी, दोनों हमारे कार्यक्रम में आए। दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज का हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम था गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, आज का हमारा फोन इन कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।